नमस्कार बच्चों। आज मानव विकास की कक्षा में विषय को आगे बढ़ाते हुए कल की कक्षा में हमने जो पढ़ा था उसी विषय को आगे बढ़ाएंगे और फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक के जो अन्य कारक जो रह गए थे चर्चा करने से, उनको हम आज अध्ययन करेंगे। मानव विकास के अंतर्गत हम शारीरिक विकास किस प्रकार से बालक में होता है और बालक से वो किशोरावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था और उसके बाद आगे वयस्कावस्था की तरफ जब अग्रसर होता है, परिपक्व होता है, तो उसके शारीरिक विकास को बहुत सारे कारक प्रभावित करते हैं, जिनमें से हमने ये कारक पढ़ लिए थे कल की कक्षा में, जिसमें हमने पढ़ा था पोषण यानी कि न्यूट्रिशन और हेरिडिटी यानी वंशानुक्रम, जो पहला पॉइंट था मैंने आपको नोट कराया था। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ मीन्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स, फिजिकल एनवायरनमेंट मीन्स भौतिक वातावरण। अब आगे बढ़ते हैं और कौन कौन से कारक हैं जो बालक के शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। उसमें आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है संवेगात्मक व्यवधान, दैट मीन्स इमोशनल डिस्टर्बेंस। इमोशनल डिस्टर्बेंस कोई भी ऐसी घटना या दुर्घटना भी हो सकती है या कोई भी ऐसी बात जो बच्चे को बहुत टच कर जाए, बच्चा उसको संवेदनशीलता से ले ले। इमोशनल डिस्टर्बेंसेस आते हैं और उतार चढ़ाव, संवेगात्मक उतार चढ़ाव किसी भी मानव के जीवन में आते हैं और बच्चे क्योंकि बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं तो उनके मन में ऐसे घटनाओं को लेके गहरी छाप छूट जाती हैं। तो ये रिसर्च ने भी शो किया हुआ है, शोध अध्ययन में भी ये साबित हुआ है कि अगर बच्चा लंबे समय तक किसी भी प्रकार के संवेगात्मक व्यवधान से ग्रस्त रहता है तो वो थोड़ा उसके स्वभाव में वो एक सामान्य बातें नहीं आ पाती, वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, उसका व्यवहार वो थोड़ा क्रोध करने वाला, चिड़चिड़ा या कई बार क्रूर व्यवहार आ जाता है या किसी प्रकार की हीन भावना हो जाती है, ज़िद्दी हो जाता है। ये सब बदलाव उसके व्यवहार में देखे गए हैं अगर वो अपने बचपन के समय में किसी भी प्रकार के संवेगात्मक व्यवधान से गुजरा है। अब ये कैसे हो सकते हैं संवेगात्मक व्यवधान? इमोशनल डिस्टर्बेंस जैसे किसी प्रियजन की मृत्यु की वजह से हो सकता है, माता पिता का आपसी संबंध, जो माहौल है परिवार में वो ठीक नहीं है, या घर में जिस परिवार में रह रहे हैं वहाँ झगड़े हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये सब चीज़ें बच्चों को इमोशनली डिस्टर्ब करते हैं और आप खुद भी क्योंकि उस जब आप भी बालक रहे हैं और उसके बाद किशोरावस्था में आगे आए हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये सब चीज़ें या इस प्रकार के तनावग्रस्त माहौल में अगर वो रहता है बच्चा तो उसको विकास उसका नॉर्मल सामान्य नहीं हो पाता और वो बच्चा थोड़ा टेंशन में रहता है, तनावग्रस्त रहता है, डरा सा रहता है। अगर उसने देखा है कि किसी प्रकार की हिंसा परिवार में हो रही है, हो सकता है उसके पिता या कोई और परिवार का सदस्य है जो महिलाओं के प्रति हिंसा कर रहा है, तो उसी प्रकार के भाव वो भी ग्रहण करने लगता है और ये सब चीज़ें प्रभावित करती हैं कि आगे भविष्य में उसका वातावरण, जो उसका व्यवहार है वो कैसा रहेगा। और संवेगात्मक रूप से संतुलित होना किसी भी बालक के लिए बहुत ही आवश्यक है, उसके विकास के लिए बहुत आवश्यक है और इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि जो परिवार का माहौल है, वातावरण है, वो अच्छा हो, प्रेम भरा हो, सौहार्दपूर्ण हो, जहाँ बच्चे को सुरक्षित महसूस हो, अपनापन महसूस हो, तनावग्रस्त ना हो। तो ऐसा माहौल जब उसको वातावरण मिलता है तो बच्चा एक इमोशनली स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बीइंग की तरह, संवेगात्मक रूप से सशक्त मानव की तरह बनता है, विकसित होता है। अगला पॉइंट देखें, सेक्स डिफरेंसेस, लिंग भेद। लड़के और लड़कियां दोनों में ही लिंग भेद होते हैं और शारीरिक विकास के दौरान ये जो जब होता है, जब हम देखते हैं तो लड़के और लड़कियों दोनों की ग्रोथ भी प्रभावित होती है
और जब जैसे जैसे आगे बाल्यावस्था से आगे किशोरावस्था की तरफ बच्चे बढ़ते हैं तो जो लड़के होते हैं उनका मांसपेशीय भार बढ़ता है, मसल्स बढ़ती हैं, बॉडी का फ्रेम स्ट्रॉन्ग होता है, सशक्त होता है। और लड़कियां जो है, लेकिन अगर तुलना करें वयःसंधि की तो लड़कियां परिपक्वावस्था लड़कों के कंपैरिजन में, लड़कों की तुलना में जल्दी प्राप्त कर लेती हैं। तो इस प्रकार से लड़के और लड़कियों में काफ़ी डिफरेंस होता है, लिंग भेद है और उसका सम्मान किया जाना चाहिए। लड़कियां कमज़ोर नहीं हैं लेकिन शारीरिक रूप से वो लड़कों से अलग हैं और उसका पूरा पूरा सम्मान होना चाहिए। ये नहीं समझा जाना चाहिए कि लड़कियां वीक हैं, लड़कियां भी सशक्त हैं। इनफैक्ट संवेगात्मक रूप से महिलाएं या लड़कियां ज़्यादा सशक्त हैं, उत्तरदायित्व को निभाने में लड़कियां ज़्यादा सशक्त हैं लड़कों के तुलना में। लेकिन अगर हम शारीरिक विकास को देखते हैं तो हम देखें कि जो बच्चा जैसे जैसे बढ़ रहा है, शिशु बाल्यावस्था की ओर अग्रसर हो रहा है, तब लड़के और लड़कियों का शारीरिक विकास ऑलमोस्ट कब एक जैसा सा होता है, उस विकास की गति लगभग बराबर होती है। और जब थोड़ा और वो बड़े होते हैं, जैसा अभी मैंने बताया वयःसंधि के दौरान, तो परिपक्वावस्था मैच्योरिटी लड़कियों में लड़कों के तुलना में जल्दी और ज़्यादा आती है। और उसके बाद 1-2 साल बाद यानी 12-13 साल की आयु पहुँचते पहुँचते फिर लड़कों का मस्कुलर जो मांसपेशीय विकास है वो तीव्र होता है और तब वो लड़के लंबे हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं, लड़कियों की तुलना में वो ज़्यादा मजबूत, शारीरिक रूप से मजबूत हो जाते हैं। लेकिन फिर लड़कियों में यौन परिपक्वावस्था जल्दी आती है और लड़कों में जो यौन परिपक्वावस्था है, सेक्सुअल मैच्योरिटी बोलते हैं जिसे, वो थोड़ा देर से आती है। पूर्व बाल्यावस्था में लड़कियों के शरीर में वसीय ऊतक की मात्रा लड़कों की तुलना में कम होती है। तो जब आपने 7-8 साल के बच्चों को देखा होगा तो लड़के लड़कियां पतले पतले स्लेंडर से होते हैं, लड़कियों के शरीर में वसा का जमाव अधिक नहीं होता, लड़कियां मतलब बराबर से दिखते हैं लड़के लड़कियां जो 6-7 साल के बच्चों को आप देखोगे। लेकिन फिर जैसे बड़े होने लगते हैं तो क्या होता है, किशोरावस्था में फिर वो थोड़ा सा फैट डिपोजिशन होने लगता है। वो इसलिए होता है, फैट डिपोजिशन या जो वसा का जमाव शरीर में होता है, उसके पीछे प्रकृति की अपनी एक उद्देश्य होता है। और वो उद्देश्य क्या है कि लड़की आगे चल के माँ बनेगी, तो उसका शरीर उसके लिए, जैसे ही माहवारी के बाद वो आगे प्यूबर्टी के बाद बच्चे किशोरी का विकास होता है, तो वो उसका शरीर, उसकी पेल्विक बोन्स, उसका बोन स्ट्रक्चर, हड्डियों की संरचना, ये सब चीज़ें सेट होने लगती हैं आगे शिशु जन्म के लिए, चाइल्ड बर्थ के लिए। तो उसके शरीर में बदलाव आना बहुत लाजमी है। और पेल्विक बोन चौड़ी होने लगती है टू फैसिलिटेट चाइल्ड बर्थ। इसके अलावा जो शरीर में थोड़ा फैट का डिपोजिशन या वसा का जमाव होने लगता है, वो इसलिए कि आगे जब 20, क्योंकि 18 वर्ष मैच्योरिटी की, वयस्क होने की हमारे देश में आयु है, तो उसके बाद लीगली वो बर्थ देने के लिए, माँ बनने के लिए, विवाह के लिए एलिजिबल हो जाती है लड़की। तो उस वाली उम्र तक पहुँचते पहुँचते फैट डिपोजिशन इसलिए होता है ताकि ये जो वसा संचित हो रहा है शरीर में, ये आगे अतिरिक्त ऊर्जा दे सके, जो कि शिशु जन्म के समय या गर्भाधान के समय किसी भी बालिका को या किशोरी को चाहिए होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से सेक्सुअल डिफरेंसेस होते हैं लड़कों में, लड़कियों में। और इसके अलावा आप देखो पारिवारिक वातावरण तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हैं, अगर एक अच्छे परिवार में बच्चा विकसित हो रहा है तो बच्चा सुसंस्कृत, सज्जन, अच्छे विचारों वाला और अच्छे व्यक्तित्व वाला होगा। हार्लॉक जो एक वैज्ञानिक हुए हैं,
उन्होंने भी पारिवारिक वातावरण को बहुत ज़्यादा महत्व देते हुए कहा है कि एट एवरी एज एनवायरनमेंट हैज़ अ ग्रेटर इन्फ्लुएंस इन वेट देन ऑन हाइट। मतलब शरीर के वज़न पे सीधा सीधा असर होता है जब हम किसी भी प्रकार के जो वातावरण उसके आसपास हो रहा है वज़न पे ज़्यादा असर होता है। तो अच्छा, आपने भी देखा होगा, खुश होते हैं हम तो क्या करते हैं, हमें भोजन भी अच्छा लगता है, जो हम खाते हैं वो हमारे शरीर के द्वारा अवशोषित भी अच्छे से होता है, हमको अच्छा महसूस होता है। और वही अगर हम तनाव में होते हैं तो खाना खाने का मन नहीं करता, जो खा रहे हैं वो ठीक से हम एंजॉय करके नहीं खाते। तो इसलिए पारिवारिक वातावरण में तनाव मुक्त होना, एक सौहार्दपूर्ण व्यवहार होना, आनंददायी होना, सुखद होना, ये सब चीज़ें बालक के विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बालक किसी भी प्रकार के पारिवारिक डर के माहौल में रह रहा है तो उसके अंदर असुरक्षा की भावना आ जाती है, या परिवार के सदस्यों के बीच में झगड़े हो रहे हैं, या फिर उसमें किसी प्रकार का कोई नेगेटिव इंसान है। परिवार में ये भी होते हैं, क्योंकि परिवार में तो सब प्रकार के लोग होंगे, अच्छे भी होंगे, बुरे भी होंगे, बहुत बड़े अच्छे भी होंगे। तो जो कई ऐसे नकारात्मक व्यक्तित्व वाले जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, उनको देख के उनके व्यवहार से भी बालक के व्यवहार के ऊपर, उसके शारीरिक विकास के ऊपर नकारात्मक असर पड़ता है। वो तनावग्रस्त रहता है, वो असुरक्षित महसूस करता है, और अगर ये सब प्रॉब्लम्स होंगी तो बच्चे का शारीरिक विकास ठीक से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए फैमिली एनवायरनमेंट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अगला कारण आप देखें तो रोग, किसी भी प्रकार का रोग हो जाता है बच्चे को। जो बच्चे हैं जो शुरू से ही जो जन्म लेते हैं लो बर्थ वेट के हुए, या शरीर में उन्हें किसी प्रकार की बीमारी है, तो वो बच्चा शारीरिक विकास के सामान्य क्रम को पकड़ नहीं पाता, उसका बॉडी वेट कम रहेगा या हाइट कम रहेगी, या वो जल्दी जल्दी संक्रमण का शिकार होने लगेगा, कमज़ोर हो जाएगा, तो शारीरिक विकास उसका अवरुद्ध हो जाता है अगर किसी भी प्रकार की बीमारी उसको है तो। और जो बच्चा डिजीज़ फ्री है, रोग मुक्त है, तो वो सामान्य रूप से उसे जब सही पोषण और सही वातावरण मिलता है तो उसका शारीरिक विकास ठीक से होता है। जो बच्चा डिजीज़्ड होगा या रोगग्रस्त होगा तो वो ठीक से, क्योंकि एक्टिविटी भी नहीं कर पाएगा, क्रियाशीलता उसकी इतनी नहीं होगी, तो क्या होगा, चलना फिरना ज़्यादा नहीं होगा, खेल नहीं पाएगा, स्पोर्ट्स में ज़्यादा भाग नहीं ले पाएगा, तो उसका प्रभाव क्या होगा कि वो उसका शारीरिक विकास भी ठीक से नहीं हो पाएगा, दवाइयाँ ले रहा है, तो ये सब चीज़ें उसके विकास को प्रभावित करती हैं प्रतिकूल रूप से। फिर कई प्रकार की शारीरिक विकृतियाँ हो जाती हैं, फिजिकल डिफेक्ट बोलते हैं जिसे। शारीरिक विकृति जन्म से हो सकती है, वंशानुगत कारणों से हो सकती है, और ये शारीरिक विकास को ये भी प्रभावित करेगी। तो अगर कभी गर्भावस्था के दौरान महिला को, गर्भवती महिला को कोई संक्रमण हो गया या कोई रोग हो गया या कोई और समस्या आ गई जिसकी वजह से बालक में समस्या हो गई, जो शिशु है उसमें समस्या हो गई, या चाइल्ड बर्थ के दौरान मतलब जो डिलीवरी है उसके दौरान कोई समस्या हो गई, तो वो भी बच्चे के शरीर में किसी प्रकार की विकृति को जन्म दे सकती है। तो फिर और भी कई बातें हो सकती हैं, ठीक से प्रसव नहीं हुआ तो बच्चे में कई बार शारीरिक दोष भी होते हैं, वंशानुगत रोग तो होते ही हैं, इसके अलावा कई और उसके व्यवहार को प्रभावित करने वाले भी कारक हो सकते हैं, जिसकी वजह से कई बार आपने देखा होगा बच्चे तुतलाते हैं। तो कभी किसी स्टेज पे तो बच्चे सभी तुतलाते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा बड़े होने पे भी वो शब्दों को ठीक से बोल नहीं पा रहा, लैंग्वेज नहीं सीख पा रहा, हकला रहा है, रुक रहा है, डर रहा है, या उसके दांत ठीक से नहीं। ये भी आपने देखा होगा, बच्चा छोटा होता है तो उसे इन चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता, बड़ा जैसे जैसे उत्तर बाल्यावस्था और पूर्व बाल्यावस्था की ओर अग्रसर होता है उसके मानो दांत ठीक नहीं है, टेढ़े मेढ़े हैं, दांतों की बनावट ठीक नहीं है, तो और किसी ने बोल दिया उसको, तो इन चीज़ों को वो बहुत इससे प्रभावित होता है और वो दुखी हो जाता है, तनावग्रस्त हो जाता है, उसका आत्मविश्वास कम हो जाता है। कोई भी प्रकार का विकार हो सकता है, बच्चे के चश्मा लगा हुआ है या
उसको क्लेफ्ट होता है या क्लब फीट होता है, या किसी प्रकार की बोन डिफॉर्मिटी यानी अस्थि का विकार होता है, शरीर के किसी अंग में कोई दोष है, तो ये सभी जो भी चीज़ें शारीरिक विकृति होती है, ये बच्चे के इससे ग्रस्त होते हुए वो सामान्य रूप से शारीरिक विकास उसका आगे नहीं हो पाता, और जिसकी वजह से उसके आत्मविश्वास में कमी आती है। फिर अगला कारण आप देखो, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, सामाजिक और आर्थिक स्तर। सामाजिक आर्थिक स्तर भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा किसी भी बच्चे के शारीरिक विकास को। अगर वो पोषण, क्योंकि ये आपकी आय के आधार पे निर्धारित होता है, आय अच्छी है तो बच्चे के लिए अच्छा भोजन, अच्छा पोषण सब कुछ मिल जाएगा। कोई ऐसे परिवार भी हैं जहाँ बच्चे को ज़रूरत भर का पौष्टिक भोजन भी नहीं मिल रहा, इसीलिए सरकार योजनाएं चलाती है जिससे कि स्कूल में ऐसे जो परिवार हैं जहाँ या बच्चे हैं जो पूर्व शालेय या शाला जाने वाले ग्रुप के जो बच्चे हैं उनको पोषक आहार मिल जाए, तो स्कूल में उनको मिड डे मील प्रोग्राम चलता है। तो क्योंकि ये सामाजिक और आर्थिक स्तर बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा कि हमारी भोजन की आदतें कैसी हैं, हमें क्या भोजन उपलब्ध हो रहा है खाने के लिए, या फिर आप अच्छे हवादार मकान में नहीं रह पा रहे, इनकम कम है, तो ऐसा अच्छी कंडीशंस नहीं है, अच्छे सुविधाएं नहीं है रहने के लिए। ये सब चीज़ें बच्चे के विकास को भी प्रभावित करेंगी। ठीक है। फिर और एक चीज़ होती है कि कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है, किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है, उसको चोट लग गई, गिर गया, जल गया, या कोई जानवर ने काट लिया, तो ये सब चीज़ें भी बच्चे के मन में डर पैदा कर दी हैं और उसको उसके विकास को सामान्य नहीं होने देती, बच्चे का शारीरिक विकास प्रभावित होने लगता है। तो ये सब फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और एक और चीज़ होती है कि ये शरीर में उसके शारीरिक विकास ठीक से होता रहे, इसके लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि बच्चे को सही वातावरण मिले, सही पोषण मिले। ये तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात हो जाती है। और आप बच्चे को देख के ही आइडिया लगा सकते हो कि ये कुपोषित है या सुपोषित है। तो अगर उसको पोषण ठीक नहीं मिल रहा तो बच्चा कुपोषित है। अब कुपोषण में दोनों चीज़ें आ जाती हैं, अगर वो अल्प शारीरिक भार का है या वो अधिक शारीरिक भार का है। तो इस प्रकार से ये सब बातें बच्चे के शारीरिक विकास को प्रभावित करती हैं। आशा करती हूँ कि आज की कक्षा से ये सभी बिंदु आपको स्पष्ट हो गए होंगे। ये प्रश्न आता है और महत्वपूर्ण है कि बच्चे के शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में लिखिए। तो ये ऐसे टाइप क्वेश्चन में भी आ सकता है जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होते हैं, और जो शॉर्ट आंसर होते हैं, वेरी शॉर्ट नहीं, जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं उसमें भी आ सकता है। तो इसलिए इसको ध्यान से पढ़ें, समझें और अध्ययन करें। अंत में समाप्त करना चाहूँगी इस एक कोट के साथ अपनी बात, लर्निंग इज़ अ ट्रेजर दैट विल फॉलो इट्स ओनर एवरीवेयर। यानी कि सीखना, समझना या अधिगम एक खजाने की तरह है जो कि जहाँ भी आप जाओगे वो आपके साथ जाएगा। ये वो खजाना है जिसे कोई लूट नहीं सकता, जो कहीं गुम नहीं हो सकता, खो नहीं हो सकता, बल्कि ये हमेशा आपके साथ जाएगा। और इसीलिए जहाँ सीखने का जो मौका मिले वो हमें चूकना नहीं चाहिए, सीखना चाहिए। अगर बच्चे से भी कुछ सीखने को मिलता है तो ये हमारे विकास के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो लर्निंग हमेशा चलती रहनी चाहिए। धन्यवाद।